तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे दो बातें शेयर करनी है और ये बातें कुछ अनाप शनाप नहीं है, दोनों बातें बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी है क्योंकि हम सभी इस देश का हिस्सा हैं और इस देश में क्या कुछ हो रहा है हर कहानी को एंटरटेनमेंट पर्पज से ना देख के अगर थोड़ा सा हम उसमें इमोशनल होके सुने और इमोशनल होके समझे तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो मैं कहानी सुनाऊँ, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाऊँ, उसके बाद आप उसे देखें, आपके लिए एक कहानी एक एंटरटेनमेंट यानी एक नॉवेल एक मूवी जैसी हो जाए और लाख 50,000 लोग देख लें तो कुछ पैसे मैं भी कमा लूँ। ये चीज़ें अब दोनों रूप से प्रैक्टिकली तो सही हैं, लेकिन कायदे से अगर इमोशनली रूप से देखा जाए और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके रूप में देखा जाए तो ये चीज़ें सही नहीं है कि हर बात पैसे और हर बात को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाए। तो पहली खबर आप जानिए। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अयोध्या में एक केस हुआ था। अब उस केस को लेकर कई सारी चीज़ें हुई थी। एक पॉलिटिशियन जिसका नाम मोहित खान, एक बेकरी संचालक, अपने एक जूनियर के साथ या फिर अपने एक वर्कर के साथ एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद बात निकल के सामने आती है। शुरू में पुलिस वाले इस मामले को दबाने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर मामला दबता नहीं। धीरे धीरे मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह जब कैंपेनिंग होती है तो फिर फाइनली FIR दर्ज होती है। हालांकि FIR जब दर्ज हुई और चूंकि मेरे बगल का ही मामला है तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा मैं भी अपने तरीके से ग्राउंड लेवल पे पता करूं। तब यहाँ पे कई तरह के कमेंट आए। पहला कमेंट जो निकल के सामने आया, उस कमेंट में ये कहा गया कि जो लड़की है वो तो 150 रुपये लेके ऐसा काम करती थी। कई लोगों ने ये बात बोली। साथ ही फिर उस लड़की का ही कैरेक्टर एसिनेशन करके कहा गया कि लड़की जो थी वो कैरेक्टरलेस थी। अब ये तमाम चीज़ें हुई और ये कमेंट लोगों ने किया। फिर भी लोगों की जानकारी मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से बोलना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग समझें। अगर लड़की 150 रुपये लेकर भी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खुद करती है तो भी, अगर आप पैसे देकर भी करते हैं तो भी आपके ऊपर पॉक्सो ही लगेगा। क्योंकि अपनी मर्जी से भी कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, अपनी मर्जी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन अगर वो माइनर है तो वहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगेगा। और लड़की तो यहाँ महज 12 साल की थी। अगर 16-17 साल की होती तो शायद इसमें कुछ और बातें हो सकती थी, लेकिन 12 साल की थी तो पॉक्सो ही लगा। अब इस केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई। जो मोहित खान थे उनकी एक 50 दुकानों की एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसको गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन यूपी में मशहूर है कि कोई भी क्राइम होता है तो पहले JCB पहुंचती है, JCB पहुंच के तमाम चीज़ों को तोड़ती है। तो पहली चीज़ ये हुई कि उसमें बुलडोजर लगा के JCB और तमाम पुकलेन वगैरह लगा के उस पूरी इमारत को, जो 50 दुकानों का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, मतलब कई लाख का मामला रहा होगा, करोड़ों तक हो सकता है, उसको गिरा दिया गया। ये एक पहली अपडेट थी कि एक कार्रवाई हुई इस केस में। अब आपसे मेरा एक सवाल है और ये सवाल बड़ा सेंसिटिव है और सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उससे पहले इस सवाल का आप ग्राउंड जान लीजिए। कोलकाता केस में आपने शुरू से सुना कि लगभग 6-7 बजे लड़की के बारे में पता चला कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया है। उसके बाद 7 बजे जो प्रिंसिपल साहब थे उनको फ़ोन किया गया, एक तस्वीर भी भेजी गई। उसके बाद 8 बजे प्रिंसिपल साहब आते हैं। उसके बाद 9 बजे घर वालों को फ़ोन किया जाता है, फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। तब तक लगभग 2 से 3 घंटे तक वो जो डेड बॉडी थी उसी हालत में, यानी एक अदद कपड़े में वो डेड बॉडी वहीं फर्श पे पड़ी रही। सैकड़ों लोग देखने आए। अब आमतौर पे कुछ भी होता है, कोई क्राइम होता है तो लोग वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बना के अपने दोस्तों को भेजते हैं कि भाई मेरे पास वीडियो है, देखो ऐसे ऐसे हुआ था। घर वालों को दिखाते हैं, साथ ही कोई ग्रुप वगैरह हो तो उसमें डाल देते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं जो अब X नाम से मशहूर है, फेसबुक पे डाल देते हैं। यूट्यूब पे नहीं डाल सकते क्योंकि इसकी गाइडलाइन ऐसी है, तुरंत वीडियो ब्लॉक करके चैनल उड़ा देगा। लेकिन बाकी तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे डाल देते हैं। अब कुछ जगह ये वीडियो शेयर हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, न्यूज़ चैनलों ने भी कहा कि भाई वीडियो शेयर हो रही है। अब ये बात जब आम जनता तक पहुंची, आम जनता ने जब जाना कि कोलकाता के एक ऐसा वीडियो शेयर हुआ है, सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे पहुंच गया है, तब एक रिसर्च आपको बताता हूँ। पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्च की गई है गूगल पे, सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान के लोगों ने देखने की कोशिश की है, जो एक पीक लाया है सर्च टर्म में, वो है कोलकाता रेप वीडियो और साथ ही रेप सेक्स वीडियो और रेप वीडियो। यानी रेप वीडियो, कोलकाता में उस महिला के साथ क्या हुआ वो वीडियो, और उससे मिलता जुलता अगर कोई वीडियो मिल जाए यानी रेप वीडियो। ये हिंदुस्तान की जनता इस टाइम गूगल पे सर्च कर रही है। अब इसमें कुछ लोगों का पक्ष होगा कि भाई हम देखना चाह रहे थे कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा तबका ऐसा था जो महज ये सर्च कर रहा था कि रेप वीडियो और रेप सेक्स वीडियो,
यानी उन्हें ब्रूटल पॉर्न और एक रेप का पॉर्न देखना है। अब ऐसे ही लोग होते हैं आगे चल के जो फिर संजय जैसे आदमियों को जन्म देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि हजारों की संख्या, लाखों की संख्या कैंपेन कर रही है, मुहिम चला रही है, लेकिन लगभग उतने ही लोग ऐसे हैं जो ये देखना चाह रहे हैं कि वीडियो कैसा था। हमें वीडियो चाहिए उस लड़की का, उस महिला का, हमें वो फ़ोटो चाहिए जिस हालत में वो फ़ोटो पड़ी है। कई लोग इतने असंवेदनशील हैं कि फ़ोटो ट्विटर पर डाल भी रहे हैं बिना किसी ब्लर के। नाम को लेकर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि उस लड़की को इंसाफ दिया जाए। आज तक 90% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने निर्भया का नाम जाना होगा कि निर्भया का असली नाम क्या था, लेकिन इस केस में सीधा सीधा नाम लिया जा रहा है, सीधा सीधा सर्च किया जा रहा है। हम लोग संजय को आरोपी बता देते हैं, साथ ही कहते हैं कि सरकार बुरी है, लेकिन हम लोग कितने पानी में है कि गूगल पे एक सर्च पीक आ गया कि कोलकाता सेक्स वीडियो, कोलकाता रेप वीडियो और रेप पॉर्न। अब सोच के देखिए कि ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता है, और हम दूसरों को आरोपी बनाते हैं और कहते हैं कि दूसरा गलत है, जबकि हम खुद एक तरह से मौका परस्त हो चुके हैं कि कब हमें क्या मौका मिल जाए। क्या आवश्यकता थी ऐसी चीज़ों को सर्च करने की, मुझे नहीं समझ में आई। और लगातार लोग वो नहीं तो उससे मिलता जुलता कुछ देख रहे हैं। अब मिलता जुलता का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नहीं बोल सकता। अब आते हैं इस केस के बड़े अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और शायद मुझे लगता है कि इस केस को शायद दोबारा मैं ना सुनाऊं, क्योंकि लगातार इस पर वीडियो आ रहे हैं, लेकिन बनाने के पीछे एक रीज़न है कि जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत कमा लिए, अब थोड़ा सा इंसानियत को भी आगे रख लेना चाहिए। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई अब इस मामले में हम खुद इंटरफेयर करेंगे और बताइए क्या क्या हो रहा। अब ये होने के बाद 3 जजेस की एक बेंच बैठाई गई और कहा गया कि अब इस केस की सुनवाई होगी, और साथ ही जो सीबीआई जांच करे उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और सीबीआई के जो सॉलिसिटर और जनरल तुषार, यानी इनका नाम था सॉलिसिटर, इनका जो पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल, और इनका नाम है तुषार मेहता, जिन्होंने अपने पक्ष को रखा। सॉलिसिटर जनरल है कायदे से, मैं शब्दों में खुद ही गलत लिखा हूँ। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, इन्होंने अपना पक्ष रखा, और कोलकाता गवर्नमेंट की तरफ से 21 वकीलों की एक बड़ी टीम पहुंच चुकी है अपने पक्ष को रखने के लिए। यानी अब ये मामला कोलकाता गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच चलेगा। उसके बाद फिर ये मामला वो संजय के बीच चलेगा। अभी संजय का केस इसमें आया ही नहीं है कि रेप कौन है, रेपिस्ट कौन है, कितने हैं, वो बात की बात है। पुलिस ने जितनी गलती की है कि इस मामले में भी पुलिस और सरकार को अपनी सफाई देनी है। तो 21 वकीलों की एक टीम, जिसमें कपिल सिब्बल भी है, और इधर सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से है। दोनों पक्ष जब रखे गए तो सबसे पहले सीबीआई ने एक तरह से अपना हाथ खड़ा कर लिया है। सीबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि अब जांच उतनी आसान नहीं है, या फिर कायदे से कहें तो लगभग नामुमकिन ही है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, तो उन्होंने पूरे सीन को फिर से बताया और कहा कि जिस हिसाब से पूरे क्राइम सीन को पुलिस ने सील ही नहीं किया, जिस हिसाब से फैमिली को वहाँ आने नहीं दिया गया, जिस हिसाब से वहाँ पे हज़ारों की फुटप्रिंट और हज़ारों की फिंगरप्रिंट है, उस हिसाब से हम इस केस में अब निष्पक्ष या फिर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट जांच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबूत जुटाने में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा, और जब तक सबूत नहीं तब तक कुछ नहीं। साथ ही इन्होंने बताया कि जो हमने जांच पड़ताल की है पिछले 7 दिनों से, जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे घोष, उनसे हमने पूछताछ की, और हमें डाउट है और हमें ये जानना है कि आखिर पुलिस को इत्तला करने में उनको इतना टाइम क्यों लग गया। अब यहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का होता तो हम मान सकते हैं कि भाई उसके लिए केस नया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था, उसने गलती कर दी, इमोशनल हो गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो अक्सर हर घंटे कोई ना कोई मर्डर का मुकदमा आता होगा, कोई ऐसा आदमी जिसको गोली मारी गई, हॉस्पिटल आया, मर गया। तो ऐसे हाल में तो आपको ये प्रोटोकॉल बड़े अच्छे से पता है, आपको सिखाया गया है, आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन आपने ये नहीं किया। साथ ही अभी तक जो एक अटकल लगाई जा रही थी कि क्या संजय अकेला था या फिर कोई और, 99.99% आदमी ये कह रहे थे कि अकेला वो नहीं था। तो इसको लेके जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है फाइनली वो आ गई है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है अभी तक कि इकलौता संजय ही शामिल था। और उसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए, और कल मैंने कहा था कि अगर संजय ये कह दे कि मेरा ब्लूटूथ गलती से गिर गया तो कोई पॉइंट नहीं था, तो अब अलग अलग और 2-3 पॉइंट फॉरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से आ गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि संजय के नाखून के अंदर उस डॉक्टर यानी अभया, जो इस नाम से हम लोग उसको जान रहे हैं इस टाइम, अभया के कुछ खून के सैंपल मिले थे संजय के नाखून के अंदर, और कुछ स्किन अभया के नाखूनों में फंसी हुई थी संजय की।
तो डीएनए सैंपल मैच हुआ और उस डीएनए सैंपल की वजह से ही प्रूफ हो गया है कि संजय जो है उसने रेप किया है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ निकल के सामने आया कि आखिर उस 150 ग्राम सीमन का क्या हुआ, जिसके बारे में बढ़ चढ़ कर लोग बता रहे थे। तो पूरे रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ये कहा गया कि हाँ कुछ लिक्विड मिला था, लेकिन उस लिक्विड में किसी और का डीएनए अभी तक नहीं मिला है। यानी मर्डर में हो सकता है, ये आप समझिए ध्यान से, मर्डर में हो सकता है कि कई लोग शामिल हों, लेकिन रेप में केवल एक संजय। अब मर्डर में कई लोग क्यों हो सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैंने क्यों कहा। तो आपको याद होगा कि लगातार मैंने 2 वीडियो में बताया, कई ऐसी ऑडियो वायरल हो रही हैं जिस ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है कि पहले तो उस लड़के को उसके दोस्तों ने, उसके साथ के लोगों ने बुरी तरह पीटा, मारा और साथ ही कॉलेज प्रशासन उसे परेशान कर रहा था। 36 घंटे तक उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ड्यूटी पे लगाया जा रहा था। पूरे प्लान के तहत उस सेमिनार हॉल में किसी को सोने नहीं दिया गया, उसको बुरी तरह मारा गया और अंत में संजय के सामने उसको परोस दिया गया। ये मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि रेप पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मर्डर में कई लोग इन्वॉल्व थे। अब रेप में तो ये क्लियर हो गया कि एक आदमी शामिल था, क्योंकि डीएनए नहीं मिला, लेकिन मर्डर में कैसे शामिल होगा। अब रेप अलग चीज़ है, मर्डर अलग चीज़ है। रेप में आप डीएनए ले सकते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से वेजिनल स्वैप ले सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं, और जो सीमन मिला या फिर जो भी डिस्चार्जेस मिले उसको लेके आपने डीएनए टेस्ट कर लिया, यहाँ से पता चल गया कि केवल एक आरोपी था। लेकिन जब क्राइम सीन को पूरी तरह सील ही नहीं किया गया, वहाँ हज़ारों लोगों के फुटप्रिंट, हज़ारों लोगों के फिंगरप्रिंट, कई ऐसे थे जिन्होंने लाश को शायद टच भी किया, कई ऐसे थे जिन्होंने चादर हटा के देखी, कई ऐसे थे जो शायद पकड़ के रोए होंगे। तो ऐसे हाल में उसके बॉडी पे कितने लोगों के फिंगरप्रिंट मिले होंगे, कितने लोगों के निशान मिले होंगे। तो फिर आखिर ये कैसे पता चले कि इस आरोप में या फिर इस पूरे क्राइम में केवल एक ही इंसान शामिल था। चूँकि शुरू से ये बात आप जान लीजिए कि मर्डर अलग चीज़ है और रेप अलग चीज़ है। हो सकता है रेपिस्ट अलग हो, मर्डर कई हो। अब इस बात को लेके अभी तक जो कोर्ट है, यानी जो कायदे से सीबीआई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। अब इसमें एक तीसरी बड़ी अपडेट आप जान लीजिए। तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि ममता बनर्जी ने केंद्र को एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने जो डिमांड की है, वो डिमांड आप सुन के थोड़ी सी आपको हंसी आएगी। और राजनीति और नौटंकी आप शायद हम लोगों ने अब तक कम देखी थी, लेकिन इस केस में हमने खूब राजनीति और खूब नौटंकी देखी। ममता बनर्जी जी चाह रही हैं कि अब इस केस में निष्पक्ष न्याय हो। उन्हीं की पुलिस 21 वकीलों की टीम लेके सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाने पे लगी है कि चाहे जैसे मेरी गलती ना निकले, अपने आप को कवर कर रही है। वही ममता बनर्जी जो कुछ टाइम पहले तक अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, अपने ही खिलाफ खुद से ही न्याय मांग रही थी, वही ममता बनर्जी अब कोर्ट पहुंच गई हैं और कायदे से उन्होंने मुख्यमंत्री को, एज ए मुख्यमंत्री होते हुए, केंद्र को एक लेटर लिखा और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष न्याय हो। अब निष्पक्ष न्याय का क्या मतलब, कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, यानी जब कोर्ट में फैसला हो, कोर्ट में सुनवाई हो, तो फास्ट ट्रैक हो। साथ ही कई ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जो दोषी हैं उनको सजा मिल सके। आप सोच के देखिए, एक तरफ वही महिला 21 वकीलों की एक टीम लेके अपने पुलिस वालों को बचाने के लिए पहुंच गई है कोर्ट, उसमें कपिल सिब्बल भी एक बड़ा नाम। वही महिला फिर केंद्र को लेटर लिख रही है कि हमको इंसाफ चाहिए। वही महिला खुद के पुलिस वालों को इस तरह कंट्रोल नहीं कर पाती कि कायदे से कोई कड़ी कार्रवाई हो। वही महिला अपने ही खिलाफ धरना देती है, और महिला शब्द बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कहा जाता है कि पुलिस रेपिस्ट है, या फिर ये कहा जाता है कि जो पुरुष हैं वो गलत है। लेकिन यहाँ तो पहले भी जो ऑडियो वायरल हुई उसमें भी एक महिला का नाम, साथ ही ममता बनर्जी खुद एक महिला। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं खुद महिलाओं की दुश्मन हैं, पुरुष तो बाद में आते हैं। अगर ममता बनर्जी एज ए फीमेल, एज ए महिला होने के नाते उस स्टैंड पे खड़ी हो जाती, पुलिस को 10 घंटे के अंदर सख्त हिदायत दे देती, 2-4 घंटे में मामला पहुंच जाता है ऊपर तक, वहाँ अगर पहुंचा था वो सख्त हिदायत दे देती तो शायद 2 घंटे के अंदर तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से और हो जाती। मामला सीबीआई, पुलिस से छीना गया, सीबीआई को दिया गया, और तब तक पुलिस ने इतना लीपापोती, इतना छीछा लेदर कर दिया था कि आज वही पुलिस इस मुकदमे को, कायदे से पुलिस को कोर्ट के सामने ऐसा पेश करना चाहिए था कि एक तरफ पुलिस होती और एक तरफ संजय राय और बाकी आरोपी होते। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि पहले पुलिस और सीबीआई के बीच एक मुकदमा चल रहा है कि इन्होंने ऐसी गलती की, पुलिस कह रही हमने ऐसी नहीं की। अब ये मुकदमा जब सलटेगा तब जाके कहीं आरोपियों और इनके बीच मुकदमा चलेगा। तो ये हमारे देश की पुलिस का हाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी पूरे देश का सर्वोच्च न्यायमूर्ति, जिनका नाम है जस्टिस पारदीवाला, कायदे से जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मैंने 30 साल इस पेशे में, अपने करियर में अपना वक्त खपाया है, मैं 30 सालों से जज रहा हूं। 30 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कोई केस जिसमें पुलिस ने इस कदर छीछा लेदर किया हो। यानी पहले
30 साल हो गए, 30 साल में आज तक नहीं देखा कि जिसमें FIR तक होने में इतना टाइम लगा हो। 30 सालों में आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि क्राइम सीन को ऐसे बड़े मामले पे कभी सील न किया गया हो, वीडियोग्राफी न कराई गई हो उस पूरे क्राइम सीन की, पोस्टमार्टम की हुई, क्राइम सीन की नहीं हुई। हालांकि इन लोगों ने कहा कि हुई है, तो फिर कोर्ट ने पूछा कहाँ है, वो इन लोगों ने दिखाया नहीं। साथ ही फिर जो जज साहब थे उन्होंने खुद कहा कि जिस हिसाब से पुलिस ने लापरवाही की है, ये हो ही नहीं सकता कि इसमें केवल एक आरोपी हो। आमतौर पे जो बहस होती है वो बहस दो पक्षों के बीच होती है। पहली बार ऐसा हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बहस है कोर्ट और पुलिस के बीच हो रही है। कोर्ट खुद आरोप बता रही है कि तुमने गलती की है। आमतौर पे कोर्ट का जो स्टेटस, जो उसका स्टैंड होता है, बड़ा न्यूट्रल होता है, वो दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेती। लेकिन पहली बार ऐसा है कि कोर्ट भी किसी एक का पक्ष लेने पे मजबूर है, क्योंकि इस कदर से इसमें काम किया गया है। तमाम सबूत मिटा दिए गए, वहाँ पे हजारों के फिंगरप्रिंट जानबूझ के भेजे गए, हजारों लोगों की एक भीड़ भेज दी जाती है कि सेमिनार हॉल में जाके तोड़ फोड़ करो, बगल में कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया जाता है। साथ ही जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया, संजय घोष, उनको फौरन फिर ये कहा गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। और 21 वकीलों की एक टीम ममता बनर्जी की सरकार ने खुद भेजी है अपने पुलिस वालों को बचाने के लिए, और उसमें एक बड़ा नाम कपिल सिब्बल है। और वही कपिल सिब्बल जब आपकी अदालत और बड़े बड़े शोज में जाते हैं तो न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि किस हिसाब से गलती हुई, किस हिसाब से चीज़ें हुई, फिर भी तमाम चीज़ें ढाक की तीन पात और तमाम चीज़ें विदाउट एनी कंक्लूजन। तो शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस केस में अब इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि इंसाफ मिलने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मिटा दी गई। कुछ दिन हम लोग इस केस को जब तक बता रहे हैं तब तक आप लोग का भी ध्यान है, कुछ बड़ी खबर चला देंगे हम लोग। मैं तो छोटा चैनल हूँ, बाकी जो बड़े बड़े चैनल हैं जब वो चला देंगे तो फिर मामला रफा दफा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। मुझे लगा आपसे पॉइंट टू पॉइंट शेयर जरूर करना चाहिए। और कई लोगों ने कहा कि यार कितने दिन एक ही बात को सुनाओगे, तो भाई क्राइम का ही चैनल है, इस पर और कुछ नहीं आ सकता। जो मेजर क्राइम होगा वही कवर करेंगे। और भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, लेकिन अब इसकी आड़ में वो छुप जा रहे हैं, और हम लोग की मजबूरी भी है कि कहाँ तक कवर करें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।